वैभव जी, मामला फंसा हुआ ऐसे नजर आ रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से मन बना चुके हैं कि ईरान की कोई बात नहीं सुनेंगे। ईरान कह रहा है कि बातचीत करना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी किए हुए हैं उसको हटा लें, और ईरान कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर वो भी अपनी नाकाबंदी को हटा लेगा। तो शायद उभय पक्ष इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि उभय पक्ष एक साथ अपनी अपनी नाकाबंदी हटा लेंगे। एक समय पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जब तक अमेरिका ऐसा नहीं करेगा तब तक ईरान कह रहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार। मामला बिल्कुल, आप अपनी बात जारी रखिए सर। तो अगर हम देखें, इस्लामाबाद में पूरी जोर शोर से वेलकम की तैयारियां हैं। काफी जगह ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद कल तक, यानी जब कल बोला जाता है तो कल शाम तक, क्योंकि अमेरिका में हमेशा वो लोग 12 घंटे पीछे चलते हैं। तो शायद कल शाम तक इस्लामाबाद में ईरान की टीम पहुंच जाएगी। अ, अब अमेरिका जो है वो हम भारत और पाकिस्तान के टाइमिंग से ईरान के टाइमिंग से भी 10-12 घंटे पीछे चलता है। दूसरी बात है कि अमेरिका में जब वो कल शाम को डिसाइड भी कर लेंगे, समझिए कि वह आना चाहते हैं, तो अमेरिका से फ्लाइट को इस्लामाबाद आने में समझिए 12 घंटा या 16 घंटे का समय लग जाएगा। तो ईरान से तो फट से आ जाते हैं, 3 घंटे की फ्लाइट है ईरान से, तेहरान से इस्लामाबाद। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं तो भी यह टीमें, जो अमेरिका की टीम है, क्योंकि फ्लाइट में 12 घंटे 16 घंटे लगते हैं और अमेरिका की घड़ी ऐसे भी 12 घंटे पीछे है, तो परसों तक ये टीम पहुंच सकती है इस्लामाबाद। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि वह इस्लामाबाद टॉक्स के लिए आएगा जरूर, लेकिन पहले अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मुज यानी ईरानियन बंदरगाह की जो नाकाबंदी की हुई है उसको उठाए। जी। बिल्कुल। देवनाथ सर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ी बात कही है जिस ओर सबका ध्यान गया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कल तक एक अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जिन मुद्दों पर ईरान को झुका नहीं पाया है, क्या आपको लगता है उन मुद्दों पर अभी वो खामोशी बरत लेगा? क्योंकि यूरेनियम वाला मुद्दा ऐसा था जिस पर ईरान झुकने को तैयार नहीं लग रहा था। ना तो यूरेनियम वो सौंपना चाहता है किसी को, ऐसी भी खबरें आई थी, और ना ही वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर बहुत ज्यादा रोक टोक पसंद कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप साहब अभी इसको लेकर थोड़ा बहुत इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जब ट्रम्प कहते हैं कि एक अच्छी खबर आने वाली है, उनको अब सीज फायर को अमेरिकन ऑडियंस या अमेरिका की जनता को बेचना है। उनकी एक मजबूरी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, और वो आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी में कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगले पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि ये मियाद प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप को महज 60 दिन के लिए मिलती है। इन 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को अमेरिकन कांग्रेस, जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी अगर वह 60 दिन के आगे फौज को एंगेज करके रखना चाहते हैं। तो अगर हम मोटा मोटी अंदाजा लगाएं, 28 फरवरी को बमबारी चालू हुई थी, तो 2 महीने बोला तो 28 अप्रैल को वहां मियाद खत्म हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप को 28 अप्रैल के पहले कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ेगी कि वो इस लड़ाई को आगे जारी कर सकें। तो कांग्रेस अगर चाहे तो 1 महीने का और एक्सटेंशन दे सकती है। अब ये बहुत पेचीदा मामला लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को एक माहौल तैयार करना पड़ेगा जहां पे वो अपने सेनेटर्स को वोटिंग के लिए तैयार कर लें। अभी वहां मामला ऐसे हो रहा है कि डेमोक्रेट्स तो सब अगेंस्ट में वोट दे देंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह अपने सेनेटर्स यानी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स पे भी पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ सेनेटर्स रिपब्लिकन पार्टी के क्रॉस वोटिंग कर दें और इस प्रस्ताव के
कि युद्ध और बढ़ाया जाए, इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करते हैं, फिर तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही पॉलिटिकल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता जी भी हैं। सर, आपके पास अभी क्या ताज़ा जानकारी है ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ और अभी जो तनाव जारी है, सीज़फायर जो वार्ता हो रही है उसको लेकर? सर, आपका माइक ऑफ है, ऑन कर लीजिए उसे। जी बाबा जी, आपको देना जी को नमस्कार। एक चीज जहां तक मेरी थ्योरी कह रही है कि अमेरिका जो है अब स्ट्राइक नहीं करेगा। हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 महीने, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है, तो वहां पे जैसे कि अब हमारे यहाँ देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है खासकर जब विदेशी दौरा करते हैं, लेकिन जब कभी बिहार का बंगाल का कहीं चुनाव होता है तो 1-2 महीने कहीं नहीं जाते। तो उनका भी अपना अपना एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसके लिए वो अपनी बैठकें कर रहे होंगे, उसके जुगड़ में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो चाहिए था अमेरिका को, लगभग वो चीजें उसके हिसाब से सिमेट्रिकल ढंग से चल रही हैं। और मैं पिछले भी भाग में आपसे बात किया था कि हॉर्मुज उसका एक टारगेट था। ईरान चाहे कुछ भी करे, ईरान रोके चाहे नहीं रोके, हॉर्मुज को रोकना एक टारगेट था जो कि ईरान से संबंधित नहीं था। हॉर्मुज को रोकना अमेरिका का एक उद्देश्य था जो ईरान से संबंधित नहीं था। और इसकी परिणति बता दूं, 1985 में जब वो बच्चे थे, 8-10 साल तक, बुतरस बुतरस घाली ने लिखा था कि मिडिल ईस्ट में जो अगला वार होगा वो जाके वाटर पे ही होगा। और उसी समय वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन नहीं, वो सब बड़े विद्वान लोग थे जो उस समय एंटिसिपेट कर लिए थे जो माहौल बनते थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि अमेरिका को डबल से ट्रिपल फायदा होता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। और मैं डाटा शायद आप पिछली बार बताया था कि उनकी कंपनियों को लगभग $70 बिलियन का फायदा हो चुका है, क्योंकि वाटर जो ब्लॉक कर दिया उसे डेली भारत के, नेपाल के, जापान के, कोरिया के मजबूरी बस अमेरिका से गैस और ऑयल खरीदने पड़ रहे हैं। और यही अमेरिका चाहता है। अमेरिका के देखिए मागा में 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उनका पेपर सबमिट हुआ था रिपब्लिकन द्वारा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जरा सा एक ग्राफिक्स मेरे पास है और चारों पे ध्यान करेंगे। पहली बात कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म को लाना था। अब देखिए कि आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि अमेरिका में लगभग 44% इंडियंस अब रहना नहीं चाहते हैं। जॉब है, फिर भी जो एक माहौल वहां क्रिएट हुआ है, और ये चुनावी घोषणा पत्र में था रिपब्लिकन के कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे ताकि हमारे लोगों को हर रोजगार मिले और वही लोग फिल्टर होकर इंडिया से और देशों से आए जो रियली मेरे लिए फायदेमंद होंगे, जस्ट माइग्रेशन न हो यहाँ पे। तो वो माहौल वहां पे पड़ा जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा हुआ है। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म लाना है और मैन्युफैक्चरिंग को क्रिएट करना। मैन्युफैक्चरिंग का देखिए कि लगभग 50 से 60-70 बिलियन डॉलर का हथियार बेच चुके हैं यूक्रेन और इसमें मिला के। तो यूक्रेन वाले में 60-70 बिलियन डॉलर बिक गया और यहाँ पे 40 बिलियन डॉलर हो चुका था। 110 बिलियन डॉलर का उन्होंने हथियार बेच दिया। तो उस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो अमेरिका इन्हीं सब चीजों से अपने मागा को साकार करने की कोशिश करे। एनर्जी डोमिनेंस में तभी पॉसिबल है जब मिडिल ईस्ट के मार्केट को अगर हम बंद कर दें, वहां से तेल बाहर नहीं आएगा तो तेल कहां से कोई लेगा। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर इस समय अमेरिका ही है। बट नेचुरल, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, आपको जाना अमेरिका के पास ही। तो उससे उसका जो दूसरी बात है कि एआई जो आ गया है दुनिया के अंदर, एआई से हर दुनिया में हर देश को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। एआई में का सबसे बड़ा हर्डल यही है कि उसको एनर्जी बहुत चाहिए, और एनर्जी के लिए उधर चाइना एआई में पारंगत नहीं है तो उसको रोक रहा है। भारत के भी बारे में एक स्टेटमेंट आया था अमेरिका को, हम चाइना जैसा भारत को नहीं बढ़ने देंगे। तो वहां पे भी भारत चूंकि एआई का भी सबमिट किया था तो भारत में भी वो स्लो प्रोसेस रहे। मतलब एक कहावत हमारे यहाँ जो है भोजपुरी वगैरह में चलती है, जब हम लोग बनारस साइड से, तो वहां पे बोलते हैं कि भैया तुम आगे तो बढ़ो लेकिन हमसे अब आगे मत ज्यादा बढ़ो। इसी को अंग्रेजी में कहावत है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन बट एवरीबॉडी डिसलाइक अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये चीज तो अमेरिका के साथ भी है। साइकोलॉजी तो चाहे कंट्री हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो वो चलेगी। तो ये सारे ओवरऑल ऐसे इश्यूज है जिससे हार्मुज जो है एक सटीक उसको चीज में। अब से देखिए हार्मुज से 3-4 और फायदे उसको हैं। एक तो हुतीज को जो सप्लाई पहुंचती है ईरान का ओमान के बॉर्डर के थ्रू पिछले पानी से, उसको रोक देगा बरक। तो हौतीज को बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि हौतीज जितने भी टैंकर आते हैं सुएज नहर से भूमध्य सागर से लाल सागर के अंदर, वहां पे हौतीज उनको अटैक करते हैं तो हौतीज वहां रुक जाएंगे। उसके बाद अमेरिका का जो कैलकुलेशन है और जो अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं कि 400 से 500 मिलियन डॉलर पर डे ऑयल की वजह से नुकसान हो रहा है अगर जब ब्लॉकेड कर रहे हैं। क्योंकि जो खार्ब है उसकी सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी स्टोर करने की है वो 30 बिलियन बैरल की है, उससे ज्यादा स्टोर कर नहीं सकता। तो उसके बाद उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। हालांकि इसका असर 1.5 महीने बाद आएगा, लेकिन उसकी अभी तैयारी शुरू हो गई होगी।
तो उससे क्या है कि ईरान को 2-3 तरफ से, एक तो उसका डेली इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ईरान के अंदर उससे जरा सा उनके जो प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और इससे अमेरिका को एक इंटरनेशनल लेवरेज मिल रहा है, दुनिया में उसकी धाक जम रही है कि देखो मैंने ब्लॉकेड कर दिया तुम्हारे एरिया में आके, मतलब अरबियन सागर में आके, इंडो पैसिफिक को नहीं लेता, तो उसे एक धाक जमती है। वो धाक भले ही निगेटिव हो लेकिन जमती है कि भाई मैं कर सकता हूं, चाइना आके रुकवा ले। तो यही एक देश यही जो है टिट फॉर टैट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई है, बायोलॉजी से लेके यहाँ तक। तो ये सारी चीजें अमेरिका के पक्ष में, तो अमेरिका चुपचाप ब्लॉकेड को रखेगा, निगोसिएशन के लिए उसको टेबल पर लाएगा, देखो तुम्हारा इतना लॉस हो रहा है, अगर नहीं मानोगे तो वहां हमारे कोई दिक्कत नहीं, हम ब्लॉकेड करेंगे। आज उन्होंने शूट और साइट का भी ऑर्डर कर दिया है, करना चाहता है वो, कुल मिलाकर मजबूर करना चाहता है ताकि उनको इलेक्शन में भी लेवरेज मिले और लोग वहां कन्विंस हो जाए कि अब ट्रंप, अब उनका कोई भी आदमी मर नहीं रहा है, उनका कोई मिसाइल भी नहीं जा रही है, और वो ईरान को दबाए जा रहे हैं जिस तरह से अजगर एक। चलिए, Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.